मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात एमपी की 6 सीटों पर कल हुए मतदान में कुल 58.26% वोटिंग हुई है। दमोह में 56.33% मतदान हुआ। तो वहीं होशंगाबाद की बात करेंगे जहां 66.72% मतदान हुआ है। खजुराहो में 56.91, रीवा में 49.44% और साथ ही बात सतना की करें तो यहाँ 61.33% मतदान हुआ है और टीकमगढ़ में 59.23% मतदान हुआ। होशंगाबाद की पिपरिया में 72% से ज्यादा मतदान किया गया है। यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है और बाकी जगहों पर होशंगाबाद के मुकाबले बहुत ही कम मतदान देखा गया है। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर कल हुए मतदान में कुल 58.26% वोटिंग हुई है। दमोह में 56.33% मतदान और साथ ही सबसे ज्यादा वोटिंग होशंगाबाद की पिपरिया में हुई। एमपी में 2 चरण के चुनाव के बाद बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। बीजेपी नेता आज कम मतदान पर मंथन करेंगे। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज बैठक होगी। तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बात होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। एमपी चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी शामिल रहेंगे और चर्चा होगी कि आखिरकार क्यों इतना जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने के बावजूद मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहा है। पिछली बार की तुलना में भी इस बार का प्रतिशत कम था। पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी उसके मुकाबले इस बार भी जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम ही है और ये थोड़ा चिंता का विषय भी कि आखिरकार जनता क्यों मतदान करने से पीछे हट रही है। तो देखिए, तीसरे चरण के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर पूरा जोर दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुके हैं और इस 2 चरण के हुए मतदान कम प्रतिशत होने की वजह से अब बीजेपी मंथन की तैयारी में है और आज बीजेपी नेता कम मतदान को लेकर बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे कि आखिरकार क्यों प्रदेश में कम प्रतिशत है मतदान का। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इतना जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने के बावजूद वोटिंग प्रतिशत में कमी देखी जा रही है। पहले चरण के मतदान में भी कमी थी और दूसरे चरण में भी 58% से ही कुछ ज्यादा मतदान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रीनू, ये चिंता का सबब सभी सियासी दलों के लिए, चुनाव आयोग के लिए भी है और तमाम जो संस्थाएं हैं उनके लिए भी है, जो लगातार अवेयर करती हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट डालें। लेकिन अब चूंकि राजनीतिक गणित भी इससे बिगड़ता है अगर आपका वोट प्रतिशत कम हो रहा है और ये बीजेपी इस बात को भली भांति समझ भी रही है। 2 चरण हो गए मध्य प्रदेश में, 12 सीटें जहां पर वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी बची सीटों पर कहीं कोई गुंजाइश ना रह जाए उस मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। संगठन प्रमुख वीडी शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, उनकी सीट पर भी वोटिंग हो चुकी है। उनकी सीट पर भी बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे संगठन को एक बार फिर से लगा दिया जाए कि जो बाकी बची सीटें हैं उन्हें उन पर मतदान बढ़ाया जाए। और डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिनका जिक्र करें, चुनाव प्रभारी हैं, वो खुद ज़मीनी राजनीति से आते हैं, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों आज बैठक करने वाले हैं और कई और दूसरे बड़े चेहरे भी इस बैठक में होंगे। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये बैठक आयोजित होगी। दूसरा आपको ये भी बता दें, चूँकि दूसरे चरण में करीब 8% वोटिंग कम हो गई। 2 सीटें ऐसी रही हैं, एक रीवा और सीधी, जहां बेहद कम वोटिंग हुई। पहले चरण में सीधी में वो करीब 14.5% कम वोटिंग हुई थी और रीवा में भी इस बार बेहद कम वोटिंग हुई। इसके अलग कारण है, बीजेपी जरूर खंगाल रही होगी कि प्रत्याशी गड़बड़ हो गया या कोई और वजह रही, लेकिन अब इन तमाम बातों को छोड़कर कोशिश अब ये होगी कि कैसे जो बीजेपी समर्थित वोटर है, यानी कि अमूमन जो सियासी दल हैं वो फोकस कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं कि हमारा वोटर कौन है, किस क्षेत्र में हमारा वोटर है, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा बूथ तक ले जाया जाए और अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, ना कि
विपक्षी का। यानी ये भी एक स्ट्रेटजी होती है सियासी दलों की कि वो ये भी पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये विपक्ष का वोटर है, ये इस अमुक दल का वोटर है, ये हमारा वोटर है। तो फोकस उसी वोटर को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने की होगी, बूथों तक ले जाने की होगी। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कल उन्होंने मीडिया से बात की थी, और जो बात उन्होंने जिक्र की थी ये बात बिल्कुल ठीक है कि करीब 3,500 शादियां लगभग थी सेम डे में, और ऐसे में जो महिलाओं का वोट प्रतिशत भी घटा है, कम हुआ है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि महिलाएं अमूमन शादी ब्याह में ज्यादा जाती हैं, शिरकत करती हैं, और इसलिए महिलाओं का वोट थोड़ा ज्यादा कम हो गया। शादी ब्याह भी एक बड़ी वजह है, वोटिंग कम होने की। जो बढ़ा हुआ तापमान है वो भी एक बड़ी वजह है। दूसरा, खेती किसानी में भी लोग लगे हुए हैं, ये भी एक तीसरी बड़ी वजह हो सकती है। अब तीनों इन चुनौतियों से निपटना कैसे है, ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर मंथन आज जरूर होगा रेणु, और देखना जरूर होगा कि और कौन कौन चेहरे बड़े। बिल्कुल बिल्कुल, रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत चिंता का विषय है खासतौर पर बीजेपी के लिए भी कि आखिरकार वोटिंग प्रतिशत इतना कम क्यों हुआ है, क्या लगता है आपको? हाँ, नमस्कार जी। वोटिंग प्रतिशत कम होने का एक बड़ा कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यह भी है कि मतदाता ये समझ चुका है, विशेष करके कांग्रेस को वोट करने वाला मतदाता और कांग्रेस के नेता ये समझ चुके हैं कि अब मोदी जी की जीत सुनिश्चित है। तो ऐसे में कांग्रेस सहित विपक्ष के अंदर एक भारी उदासीनता देखने को मिल रही है। एक जो है कहीं ना कहीं वोटर की वोटिंग के प्रति उनकी जो है नकारात्मकता है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सही देश भर में कांग्रेस ने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने का ऐसा कोई स्पेशल नेटवर्क भी तैयार नहीं किया। सामान्यतः कांग्रेस ये नेटवर्क तैयार करती भी नहीं है। कांग्रेस का मतदाता स्व प्रेरणा से मतदान केंद्र तक जाता है, जो इस बार नहीं जा रहा है। हमारे पक्ष का मतदान पूर्ण हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े, उनसे सवाल करेंगे। लेकिन एक सवाल और आपसे सिसोदिया साहब कि कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता बीजेपी में आ चुके हैं, उसके बावजूद अगर वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, ये बीजेपी के लिए सोचनीय विषय है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपेक्षा की थी, जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई थी, उस स्ट्रेटेजी के अनुसार हमको हमारा मत प्राप्त होने का काम हो गया है। 4 जून को आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट से जीतने के कगार पर है। जी, भूपेंद्र गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। वोटिंग प्रतिशत आप देख पा रहे हैं, पहले चरण में कम हुआ वोटिंग प्रतिशत, लगा दूसरे चरण में शायद बढ़ेगा, लेकिन इस बार भी वही स्थिति बनी हुई है। ये जो 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाने का जो है झूठ और प्रपंच फैलाया गया था ताकि जो है हेरफेर और कारगुजारियां की जा सके, वो फेल हो गया है। आप जब आकाश, पृथ्वी, जो पाताल सबको झूठ 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 से भर देंगे और पूरे देश में केवल मैं होगा। 10 साल से आदमी मैं सुन के परेशान हो चुका है, तो लोग उदासीन हो गए। लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि अगर वो किसी को वोट से अपनी जो है जिता भी देते हैं, तब भी जो है इतना शक्तिमान हो चुके हैं विश्व गुरु जी के वो तोड़ फोड़ करके, पैसे देकर, प्रलोभन के माध्यम से, मंत्री पद देकर जो है सरकारें गिरा देंगे। तो ये जो जनता के अंदर एक जो उदासीनता आई है, ये भारतीय जनता पार्टी के आचरण के कारण आई है। इतना तो इस उदासीनता को कांग्रेस खत्म क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस के पक्ष में वोट जाना चाहिए सर। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने इतना ज्यादा झूठ फैला रखा कि जनता उदासीन हो गई, तो वो उदासीनता खत्म करके कांग्रेस पार्टी ने काम क्यों नहीं किया? आपको बस बोलना है अपनी। आपको पता है क्या कि ये वोट कांग्रेस के खिलाफ पड़ी कि बीजेपी के खिलाफ पड़ी? मुझे ये पता है कि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है। मुझे ये पता है कि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है। उसका कारण दोनों ही पार्टी जो सियासी दल है, जाहिर सी बात है। ये 370 वोट डलवाने का दावा कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी क्या? 370 वोट एक बूथ पर का मतलब मालूम है आपको? 64,000 बूथ हैं, 2,40,00,000 वोट ये एक्स्ट्रा डलवाने वाले थे, 15 लाख वोट घट गए। इनसे तो पूछो ये सवाल। जवाब दीजिए सर सिसोदिया साहब, जवाब दीजिए। 370 का जो दावा कर रहे थे, अब क्या हुआ सर? मतलब प्रत्येक बूथ की बात करें, स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। राजपाल सिसोदिया जी, सवाल आप ही से है, सुना आपने भूपेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे तो 370 मत जो है हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के लीड के रूप में बढ़े, ये हमारा लक्ष्य था, उसमें हम सफल हुए हैं। आप देखेंगे ये जो गिरे हुए मतदान है
इसलिए मतदान के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मतदान केंद्र पे अपना वोट प्रतिशत स्वयं का लीड बढ़ाने में सफल रही है। और उस सफलता का बड़ा कारण यह भी है, कई मतदान केंद्र पर कांग्रेस, मतलब आप इसे भी सफलता ही मान रहे हैं, आप इसे भी सफलता ही मांग रहे हैं, मतलब वोटिंग प्रतिशत कम है और फिर भी बीजेपी सफल है। बहुत सही। ये पक्ष जो मतदान है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का मतदान हुआ है। कांग्रेस के लिए वो लोग, कांग्रेस के मतदाता दूर दूर तक मतदान केंद्र पर कहीं देखने को नहीं मिल रहे। अरे सर, बात तो वही है ना कि कांग्रेस के लाखों जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए, उसके बावजूद कांग्रेस का मतदाता नहीं आया सामने। बात तो वही है ना सर, इतना बड़ा अभियान चलाया गया, सदस्यता अभियान चलाया गया, उसके बावजूद ये लूपहोल देखने को मिल रहा है। 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, बताइए। मतदाताओं के बीच में बड़ी उदासीनता है। कांग्रेस अपने नेतृत्व से, कांग्रेस का मतदाता अपने नेतृत्व से खुश नहीं है। तीसरे चरण का कांग्रेस का नेतृत्व राम का वोटिंग प्रतिशत रहता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रशांत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को प्रदेश के 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और लोकसभा सीट में मतदान हुआ। रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 3 सीटों पर कुल 75.16% मतदान हुआ। कांकेर में 75.46% और राजनांदगांव की बात करें सबसे ज्यादा 76.16% मतदान हुआ है। महासमुंद में 73.83% वोटिंग हुई है। राजनांदगांव के खुज्जी में 80.2%, वो इलाका जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता है, वहां पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तीनों लोकसभा सीटों में कुल 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बम्पर वोटिंग की खबर आई है और देखा जाए तो पूरा ही इलाका जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कुछ अति संवेदनशील इलाके हैं जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। वहीं बुरहानपुर के जेसदी गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। 20 फीट गहरी खाई में बस गिर गई। हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 10 यात्रियों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। महाराष्ट्र से आ रही थी यात्री बस, हादसे का शिकार हो गई। कैसे यात्री बस खाई में जा गिरी, बड़ा सवाल है। कहां लापरवाही हुई है और अब जांच का विषय बना हुआ है। तकरीबन 25 से 30 यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। बुरहानपुर के जेसदी गांव के पास ये हादसा हुआ है। 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी बस। हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 10 यात्रियों की हालत काफी नाजुक है। महाराष्ट्र से आ रही थी यात्री बस। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। घायलों को भी अस्पताल भर्ती किया गया है। मौके पर कुछ ग्रामीण भी पहुंचे, काफी मदद की गई और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं मंडला में बारातियों से भरी बस पलट गई। नर्मदा पुल पर रेलिंग तोड़ते हुए बस पलट गई। हादसे में 20 से 30 लोग घायल हो गए हैं। पिंडुराई पडरिया के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे हैं। पडरिया से नारायणगंज की सिकोसी जा रही थी बारात। हादसे के बाद लगा लंबा जाम और 25 से 30 लोगों के घायल होने की जानकारी है। कुछ की हालत काफी नाजुक है। देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास के लोग भी मदद करने के लिए पहुंचे। पुलिस मौके पर पहुंची। तुरंत घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और अब बात करेंगे धार में भोजशाला का 37वां दिन है। सर्वे लगातार जारी है। एएसआई की टीम पहुंची है भोजशाला। टीम के 22 अधिकारी भोजशाला में मौजूद टीम के साथ 37 मजदूरों का दल लेकर पहुंचे हैं। हिंदू मुस्लिम पक्षकार भी भोजशाला में मौजूद हैं। 37वां दिन है आज। सर्वे का काम लगातार किया जा रहा है। पूरा एक मैप तैयार कर लिया गया है। कहां कहां पर खुदाई होनी है, कहां पर मैपिंग होनी है। पूरी गणना की जा रही है कि आखिरकार कितनी पुरानी भोजशाला है और किस तरीके से यहाँ पर हिंदू का मंदिर था, बागदेवी का मंदिर था और उसके बाद इसे बदल दिया गया। यहाँ पर कुछ पुरानी चीजें मिली है, कुछ पुराने तथ्य मिले हैं। तथ्यों पर उकेरी गई भाषा में जो चीजें लिखी गई हैं, अब उसकी भी जांच की जा रही है। सीधे रुक करेंगे संवाददाता नवीन निहर जुड़ गए। नवीन, 37वां दिन है सर्वे का और इस सर्वे के दौरान ही कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये जो स्थिति स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर बागदेवी का मंदिर था और अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस सर्वे को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि भोजशाला का निर्माण जो है राजा भोज ने करवाया था। 1300 ईस्वी में भोजशाला का निर्माण हुआ था
और यहाँ पर जो है गौशाला थी और माँ सरस्वती का मंदिर भी था। उसके बाद में मुगलों ने जो है यहाँ आक्रमण किया और उसके बाद में इसको मस्जिद को तब्दील कर दिया गया और जिसके बाद से ये लगातार विवाद चला आ रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग जो है इसे अपना अपना होने का दावा करते हैं और तब से ये चल रहा था। और ये पूरा मामला जो है इंदौर हाईकोर्ट में गया। उसके बाद में इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को गौशाला का सर्वे करने के आदेश दिए, जिसके आधार पर जो है ये पूरा सर्वे जो है वो किया जा रहा है। 22 मार्च से ये सर्वे जारी है और आज सर्वे का 37वां दिन है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वे के दौरान जो है बहुत सारा से कई चीज़ें निकलकर सामने आई है। इसमें सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पर जो है उत्खनन के दौरान जो है एक प्रतिमा भी मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये प्रतिमा जो है काफ़ी खंडित है और खंडित अवस्था में ये प्रतिमा है। लेकिन सबसे बड़ा जो ये है कि इसमें सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये प्रतिमा जो है पूरी है। इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि गौशाला में खुदाई के दौरान जो है कई चीज़ें सामने आई है। 3 दीवारें मिली है यहाँ पर। इसके साथ ही जो है पिलर बेस भी मिला है, सीढ़ियाँ मिली है, गोमुख मिला है और शिलालेख जो है शिलालेख भी यहाँ से मिले हैं। और इस प्रकार से ये पूरा जो है सर्वे का काम जो है हम फिलहाल में जारी है। वही इसमें बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो भी अवशेष मिले हैं उन सब अवशेषों की जो है एएसआई की टीम जो है गंभीरता से जांच में लगी हुई है, केमिकल से जांच की जा रही है। ठीक है नवीन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए 37वां दिन है, लगातार सर्वे किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा बीजेपी ध्रुवीकरण नहीं करती है, कांग्रेस इस बार सिर्फ 40 से 42 सीटें ही जीतेगी। जी हाँ, ये बड़ा दावा मंत्री जी का। देखिए, पहले बात तो कांग्रेस अगर पावर में आएगी, ऑफिस में आएगी, तो मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबिलिटी है। इनकी पिछली बारी कुछ 40-42 सीटें थी, 52 थी सर, 52। अच्छा, इस साल 40-42 ही आएंगी। तो इसलिए मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि ये हम ऐसी बात नहीं करें। पहले हमने ये मुद्दा नहीं उठाया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। हमने बात इसलिए की क्योंकि ये हमारे जो युवा नेता है लोकप्रिय राहुल गांधी जी, इन्होंने मुद्दे उठाए, उससे ये मुद्दे उठे। अच्छा, वो युवा मानते हैं आप अभी भी? नहीं, युवा की परिभाषा क्या है? अब मेरी 72 साल उम्र है, मैं भी अपने आप को यंग फील करता हूं। तो एज इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड, पर इसकी भी उम्र कुछ 50 होगी कि नहीं? 50 तो प्लस ही है। तो पर ये तो अभी रीलॉन्च हो रहे हैं ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था और कब कहा था, और एक बार नहीं कई बार कहा था। उन्होंने ये कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे, दैट द माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority has the first right on the nation's resources। ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। और उसके बाद इनमें से कई लोगों ने कहा कि जो ओबीसीज को कंसेशन या रिजर्वेशन जो भी आप कहें, वो वहां से लेके उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में देने चाहिए। मैं उस चीज के साथ लड़ नहीं रहा, वो तो उन्होंने कहा था, उस समय भी हमें ज्ञान था इसके बारे। आज उसकी क्या इंप्लीकेशन है? आज उसकी इंप्लीकेशन ये है कि जब राहुल जी ने ये स्टेटमेंट की कि मैं एक्सरे करवाऊंगा, खटाखट गरीबी कम करूंगा, तो उस गरीबी कम करने के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास से 1500 रुपए है तो मैं बांट दूंगा 10 लोगों के बीच में। तो ये हुआ है, और उसमें फर्स्ट राइट वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को देंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री की इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी हुई है, नोटिस भी हुआ है, एक विपक्ष की ओर से ये बात है, और ये बात ये है कि हिंदू मुसलमान करने का चुनाव को प्रयास है, पोलराइज करने का प्रयास है। देखिए, हमारी तरफ से कोई पोलराइजेशन नहीं करने का प्रयास है। तो हरदीप सिंह पुरी का पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 9:25 पर, और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। मेरे